सो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 11 से, जिसके पहले हमने लेक्चर 10 में क्या पढ़ा था, LTI सिस्टम्स। सो LTI सिस्टम के अंदर अब हम पढ़ेंगे कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट ये कन्वोल्यूशन किसका है, LTI सिस्टम के अंदर। तो LTI सिस्टम के अंदर कन्वोल्यूशन कहाँ से आता है, सीधे इस रिलेशन से। जो आप आउटपुट निकालते हैं YT इज इक्वल टू XT कन्वॉल्व ST। तो यहाँ पे मेन क्या चीज़ यूज़ हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यूज़ हो रही है वही हमारा कन्वोल्यूशन है। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम व्हेन आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाई टाइम डोमेन अप्रोच। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम डोमेन अप्रोच की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम टाइम डोमेन अप्रोच की बात कर रहे हैं तब हमारा आउटपुट किस तरीके से निकाल सकते हैं, कन्वोल्यूशन की मदद से निकाल सकते हैं। व्हेन आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग सिस्टम इनपुट एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो किसकी मदद से निकालते हैं आउटपुट, इम्पल्स रेस्पॉन्स हमारा और सिस्टम इनपुट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज like additivity, homogeneity and time invariance, then the operation that involves in the process is called। ये इसकी सब केसेस हैं, मतलब सब प्रॉपर्टीज़ है। मेन प्रॉपर्टीज़ जो हमारी यूज़ होती है तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कन्वोल्यूशन। ये तो पता ही है, YT इक्वल टू XT कन्वोल ST। कंडीशन फॉर LTI सिस्टम टू बी स्टैटिक। अब ये तो कन्वोल्यूशन हमने देख लिया कि कन्वोल्यूशन का इस्तेमाल होता है। अब बात करेंगे कि हमारे LTI सिस्टम को भी हम चेक करेंगे। हमने सारे सिस्टम को चेक किया 6 अलग अलग तरीके से, स्टैटिक, डायनेमिक, कॉजल, नॉन कॉजल और सारे। तो अब हम LTI सिस्टम को भी चेक करेंगे कि वो स्टैटिक है कि डायनेमिक है। पहला हमारा जो केस है वो स्टैटिक डायनेमिक चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू x ऑफ t+2। ओके, तो यहाँ पे YT का हमने क्या लिया है, ST के इक्वल, XT हमारा क्या है, डेल टी के इक्वल। अगर हमारा YT ST के इक्वल हो गया तो हमारा XT क्या होगा, डेल टी के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखते हैं YT इक्वल टू K ऑफ XT। ओके, K टाइम XT। K क्या है हमारा, K हमारा एक कांस्टेंट है। K हमने जो लिया है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है। तो YT इक्वल टू ओनली K इंटू XT। तो इसको फिर से देखते हैं एक बार। कंडीशन फॉर LTI सिस्टम टू बी स्टैटिक। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसके लिए चेक करेंगे YT इक्वल टू XT, K टाइम्स XT। तो ये जो K है हमारा, ये हमने क्या माना है कि K इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हम अगर लिखें तो YT इक्वल टू हमारा K इंटू XT, ये चीज़ है। ये तभी होगा जब हम क्या लेते हैं, YT को ST के इक्वल लेते हैं और XT को डेल टी के इक्वल लेते हैं। तो YT को ST लिखेंगे तो YT की जगह हमारा ST लिख देंगे इस रिलेशन से, XT की जगह डेल टी। तो ST इक्वल टू K डेल टी। इसका हम ट्रांसफॉर्म लेंगे तो H ओमेगा इज K, K इक्वल बचेगा। क्यों, क्योंकि जब इसका हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो डेल टी का हो जाता है 1, तो K डॉट 1। तो केवल H ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट। तो H ओमेगा का जब हम ग्राफ बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा तो वो हमें एक कॉन्स्टेंट लाइन देगा। तो पहली एक प्रॉपर्टी, तो दूसरी ये हुई। पहला क्या है कि ST का जब हम ग्राफ बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू T, ये टाइम डोमेन में है, ये S डोमेन में है, तो ये हमें क्या देगा, ओनली अ इम्पल्स। तो ये पहला है, ये दूसरा, यही चीज़ लिखते हैं। अब ये किस चीज़ के लिए, ये स्टैटिक सिस्टम के लिए। फॉर स्टैटिक LTI सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम शुड बी इम्पल्स एट द ओरिजन। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो सिस्टम का HT, ST इक्वल टू इम्पल्स एट ओरिजन एंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम शुड बी कॉन्स्टेंट। ये क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए और इम्पल्स फंक्शन आपका डेल टी होना चाहिए एट ओरिजिन पे। अब डेल टी की वैल्यू के हो सकती है, कुछ भी कांस्टेंट के इक्वल हो सकती है। तो ये दो प्रॉपर्टी में हमने इसको कवर किया है। उसके बाद चेक करते हैं कि सिस्टम स्टैटिक है कि डायनेमिक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी मतलब इनमें से जो भी एक भी फॉलो होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टैटिक है। तो ये देखते हैं, जैसे कि स्टैटिक देखने के लिए ये हमारा -2 डेल टी है। तो ये किसके फॉर्म में है, HT डेल टी के फॉर्म में है। मतलब डेल हमारा कहाँ है, एट ओरिजिन मिल रहा है हमको ये डेल टी की वजह से। दिस इज स्टैटिक। ओके, नंबर 2 देखते हैं, ST इक्वल टू 2 डेल टी -2। 2 डेल टी -2 कहाँ होगा, आपका यहाँ होगा, 2 विद का होगा। ओके, इसका वेट होगा और ये कहाँ होगा, 2 पे होगा आपका। तो ये क्या है, डायनेमिक सिस्टम, क्योंकि ये एट ओरिजिन नहीं है। बस यही चेक करना है कि डेल टी है जो ST के इक्वल में होगा, एट ओरिजिन है या फिर नहीं है।
एस टी इजकल टू यू टी, एस टी इजकल टू यू टी में तो आपका डेल आ ही नहीं रहा है, तो ये सीधे से डायनेमिक हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं तो एच एस इजकल टू हमें दिया है गिवन कि एच एस इजकल टू 1, तो एस टी इसका इन्वर्स लेंगे तो हमें डेल टी मिल जाएगा, क्योंकि डेल टी का 1 होता है ट्रांसफॉर्म, तो हमारा डेल टी सिर्फ डेल टी है, एट ओरिजिन स्टैटिक हो गया। तो बस पहला ये देखेंगे कि एस टी के फॉर्म में अगर गिवन है तो इक्वल में डेल टी होना चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो, डेल टी होना चाहिए और टी हमारा ओरिजिन वाला ही होना चाहिए। और अगर एच ओमेगा के फॉर्म में है तो हम चेक करेंगे कि वो इक्वल टू एनी कांस्टेंट हो और कुछ भी ना हो वहाँ पे, लाइक एच एस इजकल टू 1/s+1। तो ये हमारा आरसी लो पास फिल्टर का इक्वेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर आरसी लो पास फिल्टर। तो हमारे जितने भी फिल्टर्स होते हैं उसको भी कंक्लूड करेंगे, वो सारे डायनेमिक होते हैं, और इसको आप सॉल्व भी करोगे, एच टी भी बनाओगे इसका इन्वर्स करके, तो भी आपको वो डायनेमिक ही मिलेगा। ओके, डेल ऑफ टी केवल नहीं मिलेगा। ऐसे S-1 S+1 ये क्या है, एक तरीके का ऑल पास फिल्टर, तो ये भी हमारा डायनेमिक है। ये इसके ग्राफ हैं, ये सब चीज़ें बाद में कंट्रोल में डिटेल में देखेंगे। तो अभी बस ये पॉइंट ध्यान दें कि फिल्टर्स आर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइसेस या सिस्टम्स, दे ट्रांसफर फंक्शन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, उनका ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। देयरफॉर फिल्टर्स आर डायनेमिक एलटीआई सिस्टम, इसलिए फिल्टर हमारे सारे के सारे फिल्टर की जो इक्वेशन है, फिल्टर है, उनकी मदद से जो सिस्टम बने वो सारे हमारे डायनेमिक एलटीआई सिस्टम होते हैं। तो ये तो स्टैटिक डायनेमिक सीखा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिक चेक करने के लिए आपका एच टी जो इक्वेशन गिवन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ एच टी इक्वल टू एनी कांस्टेंट इनटू डेल टी के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अगर एच ओमेगा के फॉर्म में तो एच ओमेगा शुड बी इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ये विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से यहाँ पे बनाया है। तो आगे देखते हैं हमारा कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम चेक करते हैं। ओके, पहला चेक करते हैं एक्स टी, ये जो हमने किसी भी सिस्टम में इनपुट डाला है, ओके, इनपुट से या उसके पहले कॉजल को रिवाइज करते हैं। कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम होते क्या थे? कॉजल सिस्टम का क्या मतलब है कि आपका जो भी एक्स टी है तो उसका जो आउटपुट है वो आपको एक्स टी के बाद वाई टी शुड भी आपका एक्स टी के बाद आना चाहिए। ओके, या इस तरीके से देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। ये आपका फंक्शन है वाई टी स्टार्ट कहाँ से है? -3 से स्टार्ट है। ओके, और हमारा सिग्नल एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? -1 से। तो -1 पे हमारा सिग्नल स्टार्ट हुआ एट -1, और हमने दिखा दिया कि वाई टी तो -3 से ही स्टार्ट है। नंबर लाइन पे आप देखें तो दिस इज -3 -1 एंड 0 एंड सो ऑन। तो आपका सिग्नल तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, और आपने वाई टी को पहले ही दिखा दिया, इसका क्या मतलब है कि फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा नॉन कॉजल का केस हो गया। इसका मतलब शॉर्ट में क्या है कि जहाँ से आपका एक्स टी स्टार्ट हो, सिर्फ या तो वहाँ से या उसके बाद से आपका वाई टी स्टार्ट हो तो हमारा सिग्नल कॉजल है। जैसे कि यहाँ -1 से एक्स टी स्टार्ट है और -1 यहाँ है, -1 से हम स्टार्ट करा सकते थे, 0 से, 1 से, 2 से स्टार्ट है, ये सिस्टम हमारा कॉजल है। ठीक है, ये फ्यूचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू पे, जो कि कॉजल की हमारी डेफिनेशन थी। और यहाँ पे ग्राफ से देखने का क्या मतलब है कि एक्स टी जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले से आपका वाई टी स्टार्ट एडवांस में स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर एडवांस में स्टार्ट है तो वो नॉन कॉजल है, और नॉन कॉजल हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम कभी भी नहीं बनाते। रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में हमारे कोई भी सिस्टम नॉन कॉजल नहीं होता। जैसा कि यहाँ पे कंक्लूजन भी लिखा है, इनपुट -1 से है बट आउटपुट -3 उससे पहले से ही है, तो ये हमारा नॉन कॉजल का केस होगा। आउटपुट उसके पहले से ही हो गया, और इनपुट -1 से है, आउटपुट 2 से आ रहा है, जो कि -1 के बाद आता है, तो ये कॉजल का केस हो गया। तो कॉजल नॉन कॉजल ऐसे चेक करेंगे। अभी ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स टी इजकल टू डेल टी, ये हमारा डेल्टा फंक्शन है। तो इसको हम भेजते हैं एल टी आई एक सिस्टम के अंदर जो हमें आउटपुट देगा। ये सिस्टम हमारा कॉजल है, शुड भी ये इसकी वैल्यू क्या होगी आउटपुट में, इसको देखते हैं। पहले इसको बाद में देखेंगे आंसर को, पहले इसको सॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने डेल्टा फंक्शन को, डेल टी को एक एलटीआई सिस्टम से पास किया, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि इट्स कॉजल, वो एक कॉजल है। इसका मतलब कि जब हमारा डेल टी जो हमने इनपुट दिया, ये कहाँ से शुरू है? ये शुरू है एक्स इजकल टू 0 से, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स इजकल टू 0 से शुरू है, वाई एक्सिस पे एक्स टी है, तो 0 से शुरू है। तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो हमारा 0 के बाद ही शुरू होगा अगर सिस्टम कॉजल है, उसके पहले नहीं शुरू हो सकता। मतलब सिस्टम के कॉजल होने के लिए शॉर्ट में आपका जो एच टी है वो 0 होगा फॉर t <0, मतलब जो आपका आउटपुट होगा
तो वो t लेस देन 0 के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब वो इसका क्या हिंदी में मतलब है कि शुरू नहीं हो सकता 0 से पहले, x इक्वल टू 0 से पहले, या t इक्वल टू 0 से पहले। ये टाइम एक्सिस थी, ये t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 से पहले आपका सिग्नल आप स्टार्ट नहीं करा सकते, तभी तो सिस्टम कॉजल होगा ना। और अगर ऑलरेडी गिवन है कॉजल है तो उसका उल्टा मतलब है कि आप उसके पहले की जो वैल्यू है t लेस देन 0 की वो 0 होगी, कंडीशन फॉर एलटीआर सिस्टम टू बी कॉजल। तो ये हमारा आंसर है। चेक वेदर फॉलोइंग एलटीआर सिस्टम आर कॉजल और नॉन कॉजल, तो ये चेक करके बताना है। ओके, ये एच डी हम यहाँ पे दे रहे हैं और ये इसके पहले ही से शुरू हो गया है, ये हमें फाइनल, ये आउटपुट है, ये -1 से शुरू है, जबकि हमने देखा कि ऐसे वाले हमारे 0 से पहले क्या है, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, सॉरी 0 होने चाहिए, ये नॉन ज़ीरो है, तो ये हमारा नॉन ज़ीरो है, 0 से पहले फंक्शन हमारा 0 होना चाहिए, ये नॉन ज़ीरो है इसलिए ये नॉन कॉजल। ओके, ये क्या है, e रेज़ टू माइनस टी यू ऑफ टी माइनस 1, ये हमें एच टी दिया है, तो हमें एच टी के लिए जब चेक करेंगे, मतलब एच टी कब आता है, जब हम इनपुट में डेल टी देते हैं। एच टी कब आता है, जब इनपुट में हम डेल टी एज अ इनपुट देते हैं, तब हमें एच टी मिलता है। तो जहाँ एच टी के फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, जैसे कि ये सारे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल में, तो आप क्या चेक करेंगे कि एस टी इक्वल टू जो भी दिया है वो चीज़ हमारा 0 या 0 के बाद से शुरू होना चाहिए, 0 के पहले तो शुरू नहीं है, ये चेक करना है। तो यू टी माइनस 1 ग्राफ कहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, तो आपका जो ई रेज टू माइनस टी होगा तो वो कुछ यहाँ पे ही बनेगा आपका, इस पॉइंट के बाद से। ओके, तो इसलिए ये कॉजल है, ये सिस्टम कॉजल है, ये सिस्टम कॉजल है। अगला ई रेज टू माइनस टी प्लस 1 यू टी, यू टी भी क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, तो ई रेज टू माइनस टी प्लस 1 जैसा भी होगा ऐसे होगा, तो वो हमारा कॉजल है, 0 के बाद, 0 या 0 के बाद शुरू हो रहा है। ओके, ये हमारा ग्राफ है, ये तो साफ दिखने में कॉजल दिख रहा है, ये हमारा -2 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो करेक्ट, ये कॉजल है। ये क्या है, u ऑफ टी प्लस 2 इंटू डेल ऑफ टी माइनस 4। अच्छा, इसको अगर कोई बिना देखे बता दे, u ऑफ टी प्लस 2 है, u ऑफ टी प्लस 2 का ग्राफ हमारा आता है यहाँ से -2 से, तो ये तो पहले से शुरू हो रहा है, तो ये नॉन कॉजल होगा। लेकिन आप प्रॉपर्टी को इसमें लगाएंगे, डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को लगाएंगे, तो ये जो डेल टी माइनस 4 है, इस टी माइनस 4 को यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा यू ऑफ टी माइनस 2, जो कि आपका पॉजिटिव 2 से स्टार्ट होता है, जो 0 के बाद है, इसलिए ये भी फंक्शन आपका कॉजल फंक्शन होगा। तो इस तरीके से कॉजल, तो पॉज करके इसको देख ले कि इस तरीके से आप कॉजल नॉन कॉजल बता सकते हैं किसी एलटीआई सिस्टम को, जब आपको एसटी के फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो। आगे देखते हैं, कंडीशन फॉर एलटीआई सिस्टम टू बी स्टेबल। हम अब क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए चेक करेंगे किसी एलटीआई सिस्टम को। ओके, स्टेबिलिटी के लिए चेक करेंगे। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, एच टी आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। उसका क्या मतलब है कि उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू या फिर मॉड एच टी के एरिया की वैल्यू आपकी फाइनाइट हो या लेस देन इन्फिनिटी हो। तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का यही मतलब होता है, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, या फिर एरिया की वैल्यू जो मॉड एस टी ग्राफ के अंदर आता है वो फाइनाइट हो। ओके, फाइनाइट वैल्यू हो। तो अब चेक करते हैं इसी मेथड से सिस्टम की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। पहला एस टी इक्वल टू ई रेज टू 2t इंटू यू टी। यू टी जैसे ही आ गया, यू टी का मतलब ही है इन्फिनिटी, ये इसका जो एरिया होगा किसी भी यूटी के ग्राफ का, यूटी क्या स्टेप फंक्शन का एरिया हमेशा इन्फिनिटी होता है। क्यों, स्टेप फंक्शन ऐसे इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है, तो ये जो पूरा एरिया है ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है ये, तो ये सीधे से अनस्टेबल हो गया, इसको हम डायरेक्टली अनस्टेबल बोल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, एस टी इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी यू टी, तो ये कैसा होगा, ये भले ही यूटी है बट ये किसके संग मल्टीप्लाई है, तो ये देखना है हमें। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम लिमिट डिफाइन कर रहे हैं 0 से इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ यूटी, बट हम उसके अंदर इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, ई रेज टू टी डी टी को, जो कि हमें पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो लेस देन इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ओके, ये ग्राफ हमारा ऐसा होता है, ये जाके 0 को टेंड कर जाएगा, तो इसका जो एरिया है वो फाइनाइट वैल्यू होगी एक। ओके, फाइनाइट वैल्यू होगी, इस वजह से ये जो ग्राफ है ये वाला हमारा स्टेबल होगा, दिस इज स्टेबल। तीसरा देखते हैं, एस टी इक्वल टू यू ऑफ टी प्लस 2 माइनस यू ऑफ टी माइनस 3।
अब यहाँ पे यूटी की फॉर्म में है, लेकिन दो यूटी को हमने माइनस, एक से दूसरे को माइनस किया, इस तरीके का कहाँ आता है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है वो -2 से शुरू हो रहा है, क्योंकि u ऑफ टी प्लस 2 था, और 3 पे ख़त्म हो रहा है, ये वाला ग्राफ है। इसको तो देख के बता सकते हैं इसका एरिया फाइनाइट है, तो ये भी स्टेबल है। तो मेन चीज़ एरिया आप चेक करो, एच एस इजकल टू 1/s²+1। अब एच एस के फॉर्म में तो हमको नहीं पता है, एच टी के फॉर्म में पता है, तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया, sin t इंटू यू टी आया, sin t इंटू यू टी आया, और sin t तो खुद में भी वो भी उसका एरिया इन्फिनाइट होता है यू टी का भी, तो ये हमारा सीधे से अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो एरिया देख के हम स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बता सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अच्छा, इसी ग्राफ को अगर हम बनाएं किसकी मदद से, इसकी मदद से बनाएं, ये s²+1 वाले को, ठीक है, जे ओमेगा और सिग्मा जे ओमेगा एक्सिस पे, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, पोल जीरो प्लॉट इसका बनाए, तो ये यहाँ पे देगा हमारे -j+j। तो ये इसके हम इस अकॉर्डिंग टू दिस देखें तो ये क्या है, मार्जिनली स्टेबल होता है। ओके, मार्जिनली स्टेबल होता है, इसकी मदद से देखें। तो अब यहाँ पे पॉइंट फंसा कि इसको हम अनस्टेबल बोलेंगे कि मार्जिनली स्टेबल बोलेंगे। तो इसके लिए देखते हैं हिंट, इफ देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द व्हाट टू राइट, लाइक हियर अनस्टेबल लिखें या मार्जिनली भी स्टेबल लिखें, कभी भी कंफ्यूजन इन दो के बीच में आता है। यूज BIBO क्राइटेरिया इन दिस केस, तो इसमें BIBO क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं। BIBO क्राइटेरिया सीधे जो हमारा बेसिक वाला क्राइटेरिया था, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो किस पे डिपेंड होता है, एरिया पे डिपेंड होता है। तो सीधे से हम इसकी मदद से क्या कर देंगे कि आपका ये अनस्टेबल है, हम इसको मार्जिनली स्टेबल केवल कंट्रोल सिस्टम में लिखते हैं। फॉर गिवन LTI सिस्टम ST इक्वल टू इम्पल्स रेस्पॉन्स इक्वल टू UT, ये यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ST इक्वल टू sin t UT, या फिर केवल अगर UT को लेते हैं तो उस केस में, ओके, तो XT इक्वल टू UT, क्योंकि HT UT के इक्वल था, बाउंडेड एम्पलीट्यूड सिग्नल, XT YT इज XT इंटू ST, तो UT इंटू UT क्या मिलेगा हमें, RT। तो RT क्या है, अनबाउंडेड सिग्नल। अगर हम इस वाले केस के लिए, UT वाले केस के लिए चेक करते हैं, तो ये अनबाउंडेड सिग्नल है, तो जैसे हमें अनबाउंडेड मिल गया तो सीधे से अनस्टेबल हो गया। तो जब भी मार्जिनली स्टेबल कोई सिस्टम होगा, ऑल मार्जिनली स्टेबल सिस्टम अकॉर्डिंग टू BIBO क्राइटेरिया आर अनस्टेबल, तो उनको हमेशा हम अनस्टेबल ही लिखेंगे। फिर देखते हैं लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट से, तो इसकी क्या खासियत है, ये क्या है, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट की है डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर है मतलब ये जो dy/dt है, तो ये हमारा, या dny/dt है, तो इसकी जो पावर है वो 1 है, तभी लीनियर है, वरना नहीं लीनियर है। कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट कौन कौन से, देखो मैं मार्क कर देता हूँ, an-1 अप टू a0। ओके, ये आपका bm -1 अप टू b0, ये कोफिशिएंट है, ये सारे कांस्टेंट है, और ये लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हमारी। तो इसके लिए कंडीशन फॉर अबव डिफरेंशियल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट LTI सिस्टम, तो ये LTI सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो जो कोफिशिएंट है हमारे इस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट जितने भी an-1 अप टू a0, ओके, bm-1 अप टू b0 शुड बी कांस्टेंट, सारे के सारे कोफिशिएंट हमारे कांस्टेंट होने चाहिए, तभी ये हमारा जो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये LTI सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकती है। और इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम शुड बी जीरो, और इसकी सारी की सारी इनिशियल कंडीशन जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो ये दो हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, तभी ये हमारी लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन LTI सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकती है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, चेक करते हैं कि जो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा LTI सिस्टम है कि नहीं। तो ये जो पहला वाला है 2, ठीक है, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, 3 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ओके, 4yt इक्वल टू xt, तो ये हमारा सारी चीज़ को फुलफिल कर रहा है, ये सारे कांस्टेंट हैं। और जो दूसरा पॉइंट था, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे सारी जीरो है, वो हमें दिया ही है, अज्यूम जीरो इनिशियल कंडीशंस, ओके, तो ये LTI है। दूसरा जो है यहाँ पे ये 3t गलत हो गया, ये 3t की वजह से इसका जो कोफिशिएंट है dy/dt का वो कांस्टेंट नहीं है, इसकी वजह से ये नॉन LTI बन गई, ओके। एंड थर्ड केस में क्या देखें कि 2dy/dt का स्क्वायर दिया है, ओके, ना कि d2y/dt2 दिया है, तो इसमें डिफरेंस है, हमको d2y/dt2 नहीं दिया है, और dy/dt ये भी टर्म है, dy/dt ये भी टर्म है, ये इसका स्क्वायर है,
तो इसके स्क्वायर होने की वजह से ये भी हमारा नॉन LTI बन गया। ओके, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब ये इसमें क्या है, इस वाले उसमें ये लीनियर प्लस टाइम वेरिएंट है। ये 3T होने की वजह से ये हमने टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट में देखा था कि आपका अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, जो आपका फंक्शन है yt या dy/dt उसका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम डिपेंडेंट है, तो आपका वो टाइम वेरिएंट फंक्शन है। तो टाइम वेरिएंट की वजह से ये नॉन LTI बना। और ये टाइम तो इनवेरिएंट तो है, लेकिन क्योंकि जो आपका मेन फंक्शन है उसकी पावर है, पावर में मतलब स्क्वायर हो, क्यूब रूट हो, कुछ भी हो, अगर पावर है तो वो नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियरिटी की वजह से आपका नॉन LTI सिस्टम बना। अब आते हैं डिस्टॉर्शंस इन LTI सिस्टम के ऊपर। तो LTI सिस्टम हमने पढ़े, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, उनको कैसे हम कॉजल, नॉन कॉजल, स्टैटिक, डायनेमिक, स्टेबल, अनस्टेबल कैसे पहचान सकते हैं, वो 3 तरीके से हमने देखा। अब आते हैं डिस्टॉर्शंस के ऊपर। अच्छा, 3 तरीके तो हमने देखे, और हमने लीनियर, नॉन लीनियर और टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट क्यों नहीं देखा? क्योंकि LTI सिस्टम का ही मतलब है कि वो लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट ही है, तो इन 2 प्रॉपर्टीज़ को तो चेक करने की बात है ही नहीं। मतलब गिवन सिस्टम सारे LTI हैं, उसके अंदर फिर वो स्टैटिक, डायनेमिक, कॉजल, नॉन कॉजल या फिर हमारे स्टेबल, अनस्टेबल होंगे। तो लीनियर वाला और टाइम वेरिएंट वाला तो केस हम चेक करेंगे ही नहीं। तो अब आते हैं कि जो हमारे LTI सिस्टम होते हैं उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस हो सकता है। तो डिस्टॉर्शंस जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? तो पहला तो है मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन, दूसरा है डिले और फेज डिस्टॉर्शन। तो केस 1 लेते हैं। x3 हमने एक नॉन लीनियर सिस्टम में डाला, हमने yt हमें मिला, तो x2t, मान लो yt हमारा x2t है, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। मान लो कि x3 हमारा साइन ओमेगा नॉट टी है, इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा नॉट, कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या दे रहा है हमें? सेकेंड हार्मोनिक दे रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक के लिए ये सिस्टम हमको सेकेंड हार्मोनिक दे रहा है। आगे देखते हैं ये क्या मतलब कहना चाह रहा है। एक्स टी हमने एक और सिग्नल दिया साइन ओमेगा नॉट टी, ये तो नॉन लीनियर सिस्टम था। ओके, नॉन लीनियर सिस्टम था, मतलब ये नो LTI सिस्टम, ये LTI नहीं है। ऐसे ही ये भी LTI नहीं है, बट क्यों नहीं है? ये टाइम वेरिएंट है, ये नॉन लीनियर है। ये वाला केस, ये वाला केस क्या है? टाइम वेरिएंट है। तो टाइम वेरिएंट सिस्टम होने की वजह से ये जो फर्स्ट हार्मोनिक है ये हमें थर्ड हार्मोनिक दे रहा है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा कुछ सिस्टम जो ये x3t देगा। अच्छा, नॉन लीनियर का क्या केस था कि आपका फंक्शन में पावर होनी चाहिए, तब वो नॉन लीनियर है। और टाइम वेरिएंट का क्या केस था कि आपका फंक्शन में स्केलिंग होनी चाहिए। यहाँ पे हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, हम x3t ले सकते हैं, x5t ले सकते हैं, x cos t ले सकते हैं, x के ऊपर सिग्नम t, मतलब t के ऊपर सिग्नम का ऑपरेशन करा सकते हैं, कुछ भी, तो वो टाइम वेरिएंट होगा। तो पर्टिकुलर हमने ये फंक्शंस इसीलिए लिए हैं। केस 3 देखते हैं। तो केस 1 और केस 2 में तो हमने नॉन LTI सिस्टम लिए थे, नॉन LTI सिस्टम लिए थे, जिन्होंने हमें ये दिखाया कि फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हमें एक बार सेकेंड हार्मोनिक मिल रहा है और एक बार थर्ड हार्मोनिक मिल रहा है आउटपुट में। अब हम लेते हैं बकायदा LTI सिस्टम को ही, हमने इनपुट में सेम वही देते हैं साइन ओमेगा नॉट टी, हमने yt लिखा x ऑफ t माइनस 1 प्लस x ऑफ t प्लस 1। ये क्या है? कुछ भी वायलेट नहीं कर रहा है, ये लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है। तो इसके लिए हमें कौन सी हार्मोनिक मिलेगी? इसके लिए हमको ओमेगा नॉट ही मिलेगी आउटपुट में। ओके, दोनों जो हमें आंसर मिल रहे हैं दोनों में ओमेगा नॉट। तो फाइनल फंडामेंटल हम क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी HCF ऑफ बोथ, इनका HCF, तो वो भी ओमेगा नॉट ही होगा। तो यहाँ पे हमको फिर से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली। तो LTI सिस्टम में ऐसा ही होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनपुट में दे रहे हैं, ओमेगा नॉट दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोई सेकंड, फोर्थ, थर्ड हार्मोनिक नहीं, वही सेम मिल रहा है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स इन द सिस्टम आउटपुट, नेचर ऑफ सिस्टम शुड बी ईदर नॉन लीनियर और टाइम वेरिएंट। तो हमने क्या देखा कि अगर बाई केस हम चाह रहे हैं कि हमें हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होकर मिले आउटपुट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको सिस्टम को किस सिस्टम से पास कराना पड़ेगा? ईदर नॉन लीनियर सिस्टम और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसको फिर से बोलते हैं कि अगर हम खुद से चाह रहे हैं कि हमें आउटपुट में हार्मोनिक्स मिले, तो हम किस तरीके के सिस्टम से पास कराएं सिग्नल को? नॉन लीनियर सिस्टम से और टाइम वेरिएंट सिस्टम से। इन LTI सिस्टम की बात करें, तो LTI सिस्टम की बात करें, देयर इज नो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, कोई भी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन नहीं होता इन द आउटपुट, बिकॉज आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम डज नॉट कंटेन एनी हार्मोनिक, कोई भी हार्मोनिक प्रोड्यूस होता नहीं है। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन नहीं होता। ये तो मतलब जस्ट चेक किया, बताया। तो डिस्टॉर्शन जो बात कर रहे थे टाइप, वो हमारे कौन से थे? मैग्नीट्यूड और डिले फेज डिस्टॉर्शन। मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन को देखते हैं।
टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इज एलटीआई सिस्टम। तो पहला हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन। इफ सिस्टम प्रोवाइड्स अनइक्वल अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन, मतलब एक सिस्टम है उसमें से हमने इनपुट पास किया जिसके दो टर्म है, साइन ओमेगा नॉट ओमेगा वन टी, साइन ओमेगा टू टी, और ओमेगा वन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा टू, ये हमें पहले से पता है। ओके तो उस केस में अगर दोनों में हमें अलग अलग एम्प्लीफिकेशन मिल रहा है, एक में मिल रहा है A1, एक में मिल रहा है A2, मतलब यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन बोलेंगे। देन सिस्टम विल हैव मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन। फिर से पढ़ते हैं, इट सिस्टम प्रोवाइड्स अनइक्वल, ओके, अनइक्वल अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन और अटेन्यूएशन टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन इनपुट। तो A1 इज नॉट इक्वल टू A2 टू प्रोवाइड मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन। तो मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन कब आएगा, हम कब बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन है, हम तभी बोलेंगे मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन है जब A1 इज नॉट इक्वल टू A2 होगा, उस केस में। ओके दूसरा देखते हैं, डिले या फेज डिस्टॉर्शन। इट सिस्टम प्रोवाइड्स अनइक्वल, फिर से अनइक्वल की बात आई, अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम डिलेस टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम डिले दे रहा है अनइक्वल। बात फिर से वही कि हमने जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लिए थे वो अलग होने चाहिए इनपुट में, ये इनपुट है, इनपुट में हमारा ओमेगा वन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा टू होना चाहिए। तो साइन ओमेगा वन नॉट साइन ओमेगा वन टी प्लस साइन ओमेगा टू टी, तो हमें क्या मिला, साइन ओमेगा टी माइनस टी वन प्लस साइन ओमेगा टू, ये ओमेगा वन है, टी माइनस टी टू। फिर से वही चीज़ कि टी वन इज नॉट इक्वल टू टी टू होना चाहिए अगर आप कह रहे हैं कि आपका डिले डिस्टॉर्शन हुआ है सिग्नल में। ओके तो ये किसकी टाइम शिफ्टिंग वाली केस है, और टाइम शिफ्टिंग हो रहा है तभी तो डिले आएगा, पॉजिटिव डिले या नेगेटिव डिले जो भी। फिर बात करते हैं डिस्टॉर्शन लेस एलटीआई सिस्टम कैसा होता है। ये तो डिस्टॉर्शन वाला एलटीआई सिस्टम कैसा होता है ये देखा, अब देखेंगे कि डिस्टॉर्शन लेस एलटीआई सिस्टम कैसा होता है। तो एक सिस्टम लेते हैं वाई टी इजकल टू के एक्स टी माइनस टी वन। तो ये हमारा जो आउटपुट का इक्वेशन है कुछ ऐसा है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसमें एक्स में टी माइनस टी नॉट, एक्स टी हमने इनपुट दिया, फिर वही साइन ओमेगा वन टी प्लस साइन ओमेगा टू टी, एक एलटीआई सिस्टम से पास कराया जिसको मान के चल लेंगे इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो इक्वल टू वाई टी क्या होगा, के ऑफ साइन ओमेगा वन टी माइनस टी नॉट। ये सिस्टम की डेफिनेशन है कि जो एलटीआई सिस्टम है ये कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट देता है। अगर आप एक्स टी अप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट में कुछ ऐसा मिलेगा। तो के इंटू साइन ओमेगा वन टी माइनस टी नॉट प्लस के इंटू साइन ओमेगा टू टी माइनस टी नॉट। अब क्योंकि दोनों के इक्वल हैं, के तो इक्वल ही होगा, तो हमारा टी नॉट भी इक्वल है, ऑल इक्वल टू कोई किसी भी टाइप का डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अगर के इक्वल नहीं होंगे इन केस तो हम कह देंगे कि हमारा मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन हो रहा है, जो कि भी हमने ऊपर देखा। और अगर टी नॉट इक्वल टू टी नॉट नहीं होगा तो हम कह देंगे कि हमारा डिले या फेज डिस्टॉर्शन हो रहा है। ओके तो वाई टी इजकल टू के एक्स टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ओके इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो वाई ओमेगा के एक्स ओमेगा ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी नॉट। देखिए टाइम शिफ्टिंग या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है टी माइनस टी नॉट, तो ये कुछ ऐसी बन जाती है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो जब फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तब इसको देख लेंगे। तो एच ओमेगा हम लिखेंगे यहाँ से, तो वाई ओमेगा अपॉन एक्स ओमेगा, तो ये क्या होगा, इसको एक्स ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो एच ओमेगा कुछ हमारा ऐसा आएगा, एच ओमेगा इज के इंटू ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी नॉट। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो अलग अलग कंपोनेंट में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एच ओमेगा इंटू ई रेज टू जे एंगल ऑफ एच ओमेगा। ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड और फेज। तो मॉड ऑफ एच ओमेगा आपका के इक्वल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो अलग चीज़ें हैं। ओके दो चीज़ें हैं, मॉड ऑफ एच ओमेगा इजकल टू के। तो मॉड ऑफ एच ओमेगा का विद ओमेगा के आप डायग्राम बनाएंगे तो वो लीनियर बनेगा क्योंकि ये कांस्टेंट के इक्वल है। सिमिलरली आप एंगल ऑफ या फेज ऑफ एच ओमेगा बनाएंगे तो माइनस ओमेगा टी नॉट, क्योंकि माइनस लो पे तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, और ये लीनियर है। ओके ये लीनियर है, तो ये चीज़ हमने देखी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकालते हैं, कंक्लूजन जो इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन देखते हैं। फॉर डिस्टॉर्शन लेस एलटीआई सिस्टम मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन शुड बी कांस्टेंट। तो मॉड ऑफ एच ओमेगा क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी एच ओमेगा क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए और फेज आपका लीनियर होना चाहिए, फेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन शुड बी लीनियर। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ओके आपका क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन कांस्टेंट एंड फेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन लीनियर, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम डिस्टॉर्शन लेस है। ये लीनियर कैसे है, अगर आप 1 के लिए चेक कर रहे हो तो आपको माइनस टी नॉट मिल रहा है, 2 के लिए चेक कर रहे हो तो माइनस टू टी नॉट मिल रहा है, 3 के लिए चेक कर रहे हैं तो माइनस थ्री टी नॉट मिल रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये लीनियर है। तो ये वही वाला ग्राफ, इसी का ग्राफ यहाँ बनाया, ओमेगा और
एंगल या फेज एच ओमेगा इजकल टू माइनस ओमेगा टी नॉट। तो ये इससे हम कह सकते हैं इस ग्राफ से कि लीनियर है। सेकंड, इफ सिस्टम प्रोवाइड्स लीनियर फेज शिफ्ट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट देन सिस्टम विल नॉट हैव फेज डिस्टॉर्शन। अगर लीनियर फेज शिफ्ट देता है मतलब इक्वल फेज शिफ्ट देता है, जैसे कि हम इससे 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 3 पे, तो ये भी इक्वल ही फेज शिफ्ट दे रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये पता चल रहा है कि इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोई भी फेज डिस्टॉर्शन नहीं है एलटीआर सिस्टम के अंदर। फिर क्या कहते हैं, देखते हैं, इफ डिले डिस्टॉर्शन अकर्स इन टाइम डोमेन देन फेज डिस्टॉर्शन विल अकर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा, डिले स्लैश फेज हमने क्यों लिखा था, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, डिले और फेज डिस्टॉर्शन एक ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या है कि जो डिले डिस्टॉर्शन होता है वो आपका टाइम डोमेन में होता है, ओके, डिले डिस्टॉर्शन टाइम में, और फेज डिस्टॉर्शन जो होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है। मतलब वहाँ टी माइनस टी नॉट की बात कर रहे थे, तो टी माइनस टी वन और टी माइनस टी टू अगर हो जाएगा तो आपका डिले डिस्टॉर्शन है, आप बोल सकते हैं। अगर वो होगा तो उसी सेम टाइम पे आपका ओमेगा वाला भी डिस्टॉर्शन होगा, जो कि ये है, यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन आएगा। तो डिले डिस्टॉर्शन टाइम डोमेन के लिए हमने डिफाइन किया, फेज डिस्टॉर्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए डिफाइन किया है। पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं, इफ सिस्टम इज हैविंग डिले डिस्टॉर्शन देन फेज कैरेक्टरिस्टिक विल बी नॉन लीनियर। अगर डिले डिस्टॉर्शन है मतलब वही बात है कि फेज डिस्टॉर्शन है, तो आपका फेज का कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, ये वाला जो ऊपर ग्राफ बनाया था, ये जो लीनियर लाइन थी, ये जो लीनियर लाइन चल रही थी, ये नॉन लीनियर हो जाएगी उस समय पे, ये नॉन लीनियर हो जाएगी। बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर फेज कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम विल हैव फेज डिस्टॉर्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसी नॉन लीनियर की वजह से उस सिस्टम का फेज डिस्टॉर्शन भी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जो मतलब वही वाली बात को हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, ओके। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका फेज डिस्टॉर्शन आएगा, टाइम डोमेन में आपका डिले डिस्टॉर्शन आएगा, और एक दूसरा जो होता है वो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है। तो उसके मतलब दोनों दो तरीके के डिस्टॉर्शन हमने देखे। और डिस्टॉर्शनलेस एलटीआर सिस्टम कैसा होता है और कब होता है वो भी देखा। वो कब होता है, डिस्टॉर्शनलेस एलटीआर सिस्टम के लिए आपका मॉड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन लीनियर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, और आपका जो फेज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन है वो लीनियर होना चाहिए।